हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम टुगेदर वी कैन विन के मोटो के साथ क्लास 8 साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम। देखो, जो अपना 16th चैप्टर है लाइट वाला, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर चुके हैं और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। इनफैक्ट हमने इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी कर लिया है डिस्कस, यानी कि अपना चैप्टर 16th होता है फिनिश और अब बारी आती है एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने की। नया चैप्टर कौन सा है भाई? यही वाला, स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, समझने हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के ऊपर, 17th चैप्टर के ऊपर, स्टार्स एंड दी सोलार सिस्टम। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होने वाली है भाई? इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ। और फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? ये वाला, स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम। तो बेसिकली इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमें 2 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? नाइट स्काई एंड स्टार्स। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रात के समय में आपको स्काई में, आसमान में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप बोलोगे कि मैम तारे, स्टार्स। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे ही सनसेट होता है, यानी कि सूरज डूबता है, तो अंधेरा हो जाता है और स्काई में हमको अलग अलग चीज़ें नज़र आने लगती हैं, जैसे कि तारे, इसके अलावा मून, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि हमें कभी कभी कुछ कुछ प्लैनेट्स भी नज़र आते हैं, और तो और वो शूटिंग स्टार्स, टूटते हुए तारे, वो भी हमको नज़र आते हैं। तो नाइट स्काई में जो भी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कहाँ? इस पर्टिकुलर टॉपिक में, नाइट स्काई में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि दिन की रोशनी में भी, दिन के उजाले में भी हमको एक बहुत बड़ा सा स्टार नज़र आता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जब सनसेट होता है, जब सूरज डूबता है, उसके बाद में ही जब अंधेरा होता है, तब जा कर के हमको आसमान में, स्काई में स्टार्स नज़र आते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिन के उजाले में हमको स्टार नज़र आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ा सा। स्टार्स तो हमको बिल्कुल छोटे छोटे से नज़र आते हैं, है ना। इनफैक्ट वो स्टार्स, मतलब आप बोल सकते हो कि उन स्टार्स की खास बात क्या होती है कि वो ट्विंकल करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कभी जो स्टार्स हैं वो ब्राइटली शाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड में लगेगा कि डिम हो गए हैं, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में लगेगा कि फिर से क्या करने लगे हैं, ये शाइन करने लगे हैं, ब्राइटली शाइन करने लगे, है ना। तो ये जो ब्राइट डिम होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स की ट्विंकलिंग बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो स्टार्स की ट्विंकलिंग है ना, ये एक्चुअली हमारी आंखों का धोखा होता है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में बताया है कि हमारी जो आंखें वो बहुत भोली होती हैं। ठीक है, तो ये जो भी स्टार्स की ट्विंकलिंग हो रही है ना, वो बेसिकली एक फॉल्स शो होता है। और ये कैसे होता है? तो बेसिकली हमारी आंखों का भ्रम है। ये भ्रम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे कहाँ? हमारे अगले सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में। हाँ, तो मैं आपको बता क्या रही थी कि जब सूरज डूब जाता है, जब सन सेट हो जाता है, उसके बाद में हम बोलते हैं कि हमको आसमान में तारे नज़र आते हैं। लेकिन मेरा आपसे बोलना ये है कि दिन की रोशनी में, ठीक है ना, जब सन डूबा नहीं है, उसमें भी हमको एक बहुत बड़ा सा स्टार नज़र आता है। रात के समय जो स्टार्स दिखते हैं ना, वो तो एकदम छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन दिन के समय पे जो हमें स्टार दिखता है वो बहुत बड़ा होता है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या है, कौन सा स्टार है ये? तो वो है सन। यस, मानने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि सन एक स्टार है, बट रियलिटी तो यही है कि सन क्या है? एक स्टार है। ऑल्दो हम बोलचाल की भाषा में कभी नहीं बोलते हैं कि सन एक स्टार है ना। लेकिन अब क्योंकि आप क्लास 8 में पहुंच चुके हो, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये समझना कि डेफिनेटली सन भी क्या है? एक स्टार ही है, एक बहुत बड़ा सा स्टार है और बहुत ही ब्राइट आप बोल सकते हो कि स्टार है। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर के हम बात करेंगे नाइट स्काई एंड स्टार्स के बारे में। कहाँ? अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि होगा हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक।
ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगी कि जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है। मैंने आपको बताया कि भाई रात के समय हमको नाइट स्काई में प्लैनेट्स भी नज़र आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, नज़रों का धोखा है, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या प्लैनेट्स को लेकर के हमारी आंखों में कोई धोखा नहीं होता है? ये पता करेंगे हम कहाँ? अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में, यानी कि हमारे अगले सेशन में। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? लाइट ईयर की। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब इसके बाद वाला, उसमें हम बात करेंगे लाइट ईयर की। लाइट ईयर क्या होता है? देखो, डिस्टेंस को, देखो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल वजन को अगर मेजर करना है तो उसकी एक यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि देखो मेरे पास में एक बच्चा खड़ा है जिसका वजन कितना है? 25 है, तो आप बोलोगे कि मैम 25 तो एक नंबर हो गया, लेकिन 25 क्या, कुछ यूनिट भी तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली अगर मैंने आपको बोला कि देखो जो बच्चा खड़ा है इसका वजन 25 केजी है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ 25 केजी से आप थोड़ा बहुत जो है ना उसके वज़न का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मैंने बोला कि सपोज़ मेरे पास एक कॉइन है जिसका वज़न कितना है, या सपोज़ मैं गई हूँ कहाँ? शॉपिंग पे, ठीक है ना, और शॉपिंग पे मैं गई हूँ और मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा बेकिंग सोडा चाहिए। तो मैंने शॉपकीपर को बोला कि मुझे बेकिंग सोडा चाहिए। उसने बोला कितना चाहिए? तो मैंने बोला 100। तो अब वो बोलेगा कि 100 क्या? 100 रुपये का चाहिए क्या बेकिंग सोडा? मैंने कहा नहीं, 100 रुपये का नहीं चाहिए मुझे, 100 वज़न का आप बोल सकते हो कि बेकिंग सोडा चाहिए है। तो शॉपकीपर भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये 100 क्या होता है, कुछ यूनिट तो लगाओ, 100 किलो चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, क्या चाहिए? फिर मैंने उनको बोला कि भाई 100 ग्राम चाहिए मुझे। तब जा कर के वो क्या करेंगे, उनको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि अच्छा 100 ग्राम बेकिंग पाउडर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, जो भी है वो मुझे दे देंगे। ठीक है, तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, मैंने आपसे बोला कि मेरा घर और मेरे ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7 है। मेरे घर और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7 है। तो आप बोलोगे कि मैम ये 7 क्या होता है? अगर मैंने बोला कि भाई 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको एक एग्जैक्ट डिस्टेंस समझ में आएगा। तो हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होती है। सिमिलरली डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए है? यूनिट चाहिए है। ठीक है ना, तो यूनिट हम किसको ले सकते हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं अपने यूनिवर्स की, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता करना है कि अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, या अर्थ का मून से जो डिस्टेंस है। आए दिन हम सुनते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो कहाँ जा रहे हैं? मून पे जा रहे हैं, मून पे लैंड होने वाले। तो मेरे दिमाग में एक जनरल थॉट आया कि मुझे पता करना है कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली कितना है, या मून या सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगी? ऐसा नहीं है कि किलोमीटर्स में ये डिस्टेंस पता हो नहीं पाएगा, हो पाएगा, लेकिन किलोमीटर्स में ये बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब हम अपने यूनिवर्स की बात करते हैं और यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एक यूनिट लेते हैं, कौन सी? लाइट ईयर। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है कौन सी? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही यूनिवर्स में डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए वी हैव अ स्पेशल यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। फिर इसके बाद में इतना पढ़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कॉन्स्टलेशंस पे जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्काई में हमको तारे नज़र आते हैं। अब कभी कभी ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, और ये पैटर्न किसी न किसी एनिमल को, किसी क्रिएचर को जो है ना ये रिजेंबल करता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से जो तारे हैं वो प्यारे प्यारे पैटर्न्स बनाते हैं। मतलब बेसिकली तारों का ना झुंड होता है ये, और ये झुंड कुछ ऐसे बना होता है कि उनका झुंड किसी क्रिएचर को, किसी एनिमल को शेप में रिजेंबल करता है। कि एक जो है ना भालू शेप का आप बोल सकते हो कि झुंड बन गया। मतलब तारों का एक ग्रुप है जिसका शेप कैसा है? भालू के शेप जैसा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से इनके नाम भी रखे जाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अपने सोलार सिस्टम की। सोलार सिस्टम में क्या होता है भाई? सन बिल्कुल होता है। प्लैनेट्स होते हैं क्या? अरे बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून,
ये सब क्या होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के ब्यूटीफुल प्लैनेट्स होते हैं। हम जिस प्लैनेट पर हैं, मतलब हम जो जिस अर्थ पर हैं, वो खुद भी क्या है, एक प्लैनेट ही तो है। तो इन सभी प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आसानी से हो भी जाता है। कैसे हो जाता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9। कैसे, माई से आया क्या, मरकरी, वेरी से आया क्या, वीनस, एफिशिएंट से आया क्या, अर्थ, मदर से आया क्या, मार्स, जस्ट से आया क्या, जुपिटर, सर्व्ड से आया क्या, सैटर्न, अस से आया क्या, अस से आया यूरेनस और 9 से आया क्या, नेपच्यून। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स को एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि भाई जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, वो सन के रिस्पेक्ट में किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, अर्थ आप बोल सकते हो कि तीसरे नंबर पे आता है, फिर आप बोल सकते हो कि मार्स आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, सैटर्न आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा और नेपच्यून आ जाएगा। देखा जाए तो एक और प्लैनेट था प्लूटो नाम का, वो नेपच्यून के और आगे आता था, पर अब वो चला गया, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। एनीवेज, तो हम अपने सोलर सिस्टम में सन पढ़ेंगे, प्लैनेट्स पढ़ेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे सैटेलाइट्स की। अब आप बोलोगे कि मैम ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं। देखो, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इतने सारे प्लैनेट्स हैं और ये सभी के सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही जब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो देखो, आउटर स्पेस में यानी कि अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर के बाहर पाए जाने वाले सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि सन के अराउंड इतने सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही किसी प्लैनेट के अराउंड जब कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। ठीक है, चलो, इसका मतलब क्या मून हमारे लिए सैटेलाइट है। भाई हम बोल रहे हैं कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने वाला कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब हम सबको पता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, है ना। तो अर्थ क्या हो जाएगी, आप बोल सकते हो कि सन जो है उसके अराउंड अर्थ ने रिवॉल्व कर लिया, और अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून। इसका मतलब क्या मून हमारे लिए एक सैटेलाइट है। हाँ बिल्कुल है। चलो, इसके अलावा हाँ, फिर हम बात करेंगे मून की, चंदा मामा की। फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, एस्टेरॉइड्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेस में पाए जाते हैं। ये आप बोल सकते हो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड आप बोल सकते हो कि मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, मार्स ये रहा और जुपिटर ये रहा, तो इनके बीच में ना एक बेल्ट मिलती है, देखो यहाँ पे बनी भी हुई है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बेसिकली आप बोलते हो कि मिलती है, और इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। और इसी बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली एस्टेरॉइड्स हैं क्या, ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रॉक और मेटल के बने होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। साइज़ इनका आप बोल सकते हो कि अलग अलग हो सकता है ना, छोटे से भी हो सकते हैं और 1000 किलोमीटर वाइड भी हो सकते हैं। 1000 किलोमीटर वाइड यानी कि आप डायमीटर देख रहे हो, 1000 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है। तो ये छोटे से भी हो सकते हैं और 1000 किलोमीटर वाइड भी हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है वो आप बोल सकते हो कि 940 किलोमीटर चौड़ा है। आई बात समझ में। मुद्दा ये है कि हम इनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो एस्टेरॉइड जो है ना, देखो जब से प्लैनेट अर्थ बनी है तब से आप बोल सकते हो कि जो एस्टेरॉइड है ना वो आकर के धरती पे गिरते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण एक मेजर थ्योरी ये है कि हमारे प्लैनेट अर्थ से जो डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट इन्हीं की वजह से हुए हैं। बोला गया था कि बहुत सालों पहले एक बहुत ही बड़ा सा एक सिटी के जितना बड़ा एस्टेरॉइड आया था और वो मैक्सिको के आसपास कहीं गिरा था, जिसके कारण मतलब अर्थ पे गिरा था आकर के, जिसके कारण जितने भी डायनासोर्स हैं वो सब मर गए थे।
तो भाई इतना मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं ये प्लैनेट अर्थ पर जब भी आते हैं। 2012 या 13 की बात है, तो रशिया में आकर के जो है ना एक एस्टेरॉइड गिरा था, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन गिरा तो था, जिसमें आप बोल सकते हो कि 1200 से 1300 लोग जो है ना वो घायल हो गए थे। तो कुल मिलाकर के इनको पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, कॉमेट्स की। कॉमेट्स आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे नज़र, देखो एस्टेरॉइड हम बोलते हैं कि देखो पत्थर जैसे आपको नज़र आएंगे, ये पत्थर जैसे, और कॉमेट आपको कुछ इस तरीके से ब्रिलियंट शाइन के साथ जो ना नज़र आते हैं। इनकी आपको एक टेल नज़र आती है। तो बेसिकली कॉमेट और एस्टेरॉइड में फ़र्क ये होता है कि ये भी रॉक और मेटल के बने होते हैं, लेकिन इनमें डस्ट भी होती है और आइस भी होती है। तो मतलब कि जो कोर है, कोर में क्या होता है, रॉक, मेटल और आप बोल सकते हो कि गैस, और उसके आसपास क्या होती है, आइस होती है, बर्फ़ होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सन से दूर ही रहना चाहते हैं, है ना, क्योंकि सन में तो बहुत ज़्यादा ही हीट है। अगर ये सन के पास आएंगे तो फिर इनकी जो आइस है वो तो मेल्ट होने लग जाएगी ना, इसलिए ये सन से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ये सन के पास आते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि सन में इतनी हीट है, इतनी रेडिएशन है, जिसके कारण सोलार विंड्स चल जाती हैं। क्या चलती हैं, सोलार विंड्स। और इन सोलार विंड्स के कारण इनकी जो आइस है वो बेसिकली सब्लिमेट होने लगती है। पिघलना अलग होता है, सब्लिमेट अलग होता है। कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो बर्फ़ है, आइस है, वो सीधे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्योंकि जब ये सन की तरफ आते हैं तो सन की हीट और रेडिएशन के कारण सोलर विंड्स बन जाती है, और इन सोलर विंड्स के कारण इनके अंदर की जो भी गैस है और जो आइस है वो बेसिकली सब्लिमेशन हो जाता है उसका, वो वेपर्स बन जाती हैं उसकी। तो जितनी भी वेपर्स हैं, है ना, तो अच्छा आप बोल सकते हो कि जब ये सन की तरफ आते हैं ना तो इनकी आइस पिघलने लग जाती है, सब्लिमेट हो जाती है, वाटर वेपर्स बन जाती है, और इन्हीं के कारण, वाटर वेपर्स के कारण इनका जो आप बोल सकते हो कि अपीयरेंस है ना वो फजी सा हो जाता है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी बर्फ़ है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो पूरे का पूरे जो कॉमेट है ना वो आप बोल सकते हो कि सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ जाते हैं। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो सोलर विंड्स होती हैं, ये सोलर विंड्स जो पिघली हुई बर्फ़ है, जो वाटर वेपर्स हैं और इनकी जो गैसेज हैं, इनको पीछे की तरफ क्या करती है, ब्लो कर देती है। आई रिपीट कि जब ये सन की तरफ आते हैं तो सन के कारण जो सोलर विंड्स आई हैं, वो सोलर विंड्स क्या करती हैं, इन कॉमेट की जो अंदर गैस है और जो ऊपर आइस है, उनको वो पीछे की तरफ क्या करती है, ब्लो कर देती है। तो देखो इसीलिए इनकी हमें टेल नज़र आ जाती है। टेल क्यों आ रही है नज़र? क्योंकि सोलर विंड्स के कारण इनके अंदर की गैस और जो आप बोल सकते हो कि जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या हो गई, पीछे की तरफ ब्लो हो गई हैं। तो इसीलिए हमको इनकी टेल नज़र आती है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मेटेरॉइड्स की। मेटेरॉइड्स हम बोलते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटेओर्स और एक होते हैं मेटेराइट्स। मेटेरॉइड्स हैं ये, और ये दो तरह के होते हैं, मेटेओर्स एंड मेटेराइट्स, ITES। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगेन ये पत्थर जैसे ही होते हैं, है ना, स्पेस के आप बोल सकते हो कि रॉकी डेब्रिस होते हैं ये। इनका साइज़ आप बोल सकते हो कि डस्ट ग्रेन से बड़ा होता है, लेकिन एस्टेरॉइड से छोटा होता है, यानी कि पत्थर के साइज़ के होते हैं, नॉर्मल पेबल के साइज़ के होते हैं ये, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है कि ये जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, जल जाते हैं, और इसकी वजह से जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनके जलने के कारण जो है ना हमें एक बिग फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है। तो हमें लगता है कि कोई तारा टूट करके गिर रहा है। कोई तारा नहीं गिर रहा होता है, कोई स्पेस का कचरा होता है, रॉकी डेब्रिस होता है, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करता है, और जब वो घुसता है तो इतनी वो जलने लगता है गर्मी के कारण, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि उसके जलने के कारण ही हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती, तो हमको लगता है कि कोई तारा टूट करके नीचे गिर रहा है, जबकि वो होते कौन है, तो आप बोल सकते हो कि वो बेसिकली मेटेओर्स होते हैं, ठीक है ना। मेटेओर्स और मेटेराइट्स में फ़र्क कितना होता है कि वो मेटेओरॉइड्स जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटेओर्स, और जो घुस करके अर्थ सरफेस पे आकर के गिर जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, मेटेओरॉइड्स। आई बात समझ में? तो जो घुसने की कोशिश, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ये जलने लग जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हर दिन आप बोल सकते हो कि 25 मिलियन के करीब पूरे अर्थ में मेटेओर्स क्या करते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं, एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आते हैं तो ये जलने लग जाते हैं, जलने लगे तो वहीं के वहीं भस्म हो गए। तो क्या होता है, फिर डस्ट गिरती है। तो ऐसा ये भी बोला जाता है कि हर दिन करीब 100 किलोमीटर की जो धूल है
वो प्लैनेट अर्थ पर आकर के डिपॉजिट होती है इन्हीं की वजह से। भाई अगर पत्थर भस्म होगा तो उससे डस्ट तो निकलेगी ना। तो होता क्या है, माना जाता है कि हर दिन 25 मिलियन के करीब मीटियर्स क्या होते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में वो जल जाते हैं। और जलने से क्या होता है, तो डस्ट बेसिकली प्रोड्यूस होती है। तो हर दिन आप बोल सकते हो कि 100 किलोमीटर की डस्ट अर्थ पर इन्हीं के कारण जो है ना प्रोड्यूस होती है। तो क्या पता है कि आज हमारे ऊपर जो डस्ट है वो किसकी हो, किसी मीटियोर की ही हो। इसके अलावा जो मीटियर्स, या बोल सकते हो कि वो मीटेरॉइड्स जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, मीटेरॉइड्स। बहुत डिस्ट्रक्शन तो नहीं कॉज करते, लेकिन हाँ कभी कभी कर देते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो कभी कभी तो हम जानबूझ के क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद में हम सीधे बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कहाँ, आपको इस चैप्टर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर आपके लिए, इसे पढ़ना। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिल जाएंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके इस चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप क्या करोगे भाई, विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, तो गूगल पे जाकर के टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन में जो है ना आपको क्लास 8 नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 8 पे जाओगे तो क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। साइंस को देखने के लिए आप क्या करोगे, साइंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा क्या, क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको हो जाएंगे अवेलेबल। लेकिन सबसे पहला जो वीडियो आपके सामने आएगा वो होगा किसका, सिलेबस ओवरव्यू का, कि हमने क्लास 8 को शुरू करने के पहले पूरा जो सिलेबस था साइंस सब्जेक्ट का वो हमने देखा था। तो सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो आपके सामने सबसे पहले आएगा। इसको देखने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ है कि यार हमको तो आज से ही क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे देख सकते हो उसको आप, तो यहाँ पे इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका पहला लेक्चर आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाइएगा और नए नए वीडियोस देखते जाइएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एक्सेस कर सकते हो। फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, प्लस आपको यहाँ पे कोई भी एड्स, कोई भी ब्रेक्स वगैरह देखना नहीं पड़ता है। तो आपके लिए यहाँ पर वीडियोज़ को देखना काफ़ी कन्वीनियंट होता है। So do visit our official website, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.